दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है राज्य की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यपाल द्वारा किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से उनको साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है। तो याद रखिएगा, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए या चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसे राज्यपाल भंग या विघटित नहीं कर सकता, किंतु इसके कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये राज्यसभा की तरह ही है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के किस सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो विधान परिषद के सभापति यानी चेयरमैन और उपसभापति का चुनाव कौन करता है। तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चुनाव विधान परिषद के लोग या विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। अगला प्रश्न है, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो याद रखिएगा, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, जबकि सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को किस प्रकार के बहुमत से संकल्प पारित कर उन्हें पद से हटा सकती है। तो ये साधारण बहुमत से। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यताओं या निर्हरताओं के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो ये है अनुच्छेद 191 और अनुच्छेद 192 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यताओं के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुच्छेद 191 के अनुसार कब कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अयोग्य होता है, जबकि वह कोई लाभ का पद धारण करता है। यानी लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति ये राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए योग्य या अर्ह नहीं है, विकृत चित्त है, दिवालिया है या भारत का नागरिक नहीं है, या किसी संसदीय विधि के तहत अयोग्य है और दल बदल के अधीन अयोग्य है। ऐसे व्यक्ति राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय कौन करता है। तो ये राज्यपाल करता है। याद रखिएगा, विधानसभा सदस्य या जो एमएलए होते हैं उनकी निर्हरताओं या डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय राज्यपाल का होता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय करने के पूर्व राज्यपाल किसकी राय लेता है और तदनुरूप कार्य करता है। तो याद रखिएगा, विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय करने के पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की राय लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता के बारे में प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, जिसको दल बदल निरोधक कानून की संज्ञा भी दी जाती है।
अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य है या नहीं। इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो दल बदल के आधार पर अगर अयोग्यता की बात है तो उसका विनिश्चय जो है अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल में सदस्यों के स्थानों की रिक्ति या जो रिक्तियां हैं उनके बारे में प्रावधान दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 190 के तहत राज्य विधानमंडल में सदस्यों के स्थानों की रिक्ति के बारे में प्रावधान है और इसी तरह संसद में स्थानों की रिक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 101 में दिया गया है। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा, नियत अवधि के भीतर एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधानमंडल में अपने स्थान को रिक्त कर देना चाहिए, अन्यथा ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडल से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा और ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 190(2) के तहत किया गया है। यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे एक निश्चित अवधि के भीतर एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधानमंडल में अपने स्थान को रिक्त कर देना चाहिए, अन्यथा ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडल से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ये अवधि है 60 दिनों तक। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन राज्य विधानमंडल के होने आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने आवश्यक हैं। और अगला प्रश्न है कि विधानमंडल के एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच कितने दिन से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये है 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए एक बैठक की जो है एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच, और ये प्रावधान अनुच्छेद 174 में दिए गए हैं। अब आइए धन विधेयक या मनी बिल के बारे में जान लेते हैं। संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 जो कि राज्यों के विधानमंडल से संबंधित है, इनके प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हों। तो कौन कौन? किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, तो ये मनी बिल के अंतर्गत आता है। राज्य द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्यभूत यानी गारंटी देने का विनियमन, अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। इसके अलावा राज्य की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड या आकस्मिकता निधि का अभिरक्षा और ऐसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, ये मनी बिल के अंतर्गत आता है। चौथा है राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग यानी एप्रोप्रिएशन। इसके अलावा किसी राज्य व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। इसके अलावा छठा है राज्य की संचित निधि या राज्य की लोक लेखों के माध्यम से धन प्राप्त करना और ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन। सातवां है कि उक्त खंडों में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक या इंसिडेंटल कोई विषय या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्य विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 199(3) में दिया गया है। जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर कौन? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उसी तरह राज्यों में किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का निर्णय या अंतिम विनिश्चय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थगित करने तथा सत्रावसान करने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य राज्यपाल का है। राज्य विधानसभा का विघटन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किसी राज्य की विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कौन करता है? तो याद रखिएगा, किसी राज्य विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित करने का कार्य विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए सदस्यों की कम से कम संख्या या गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 10 सदस्य या सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, दोनों में से जो अधिक हो। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल को किन किन सूचियों में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल को एक तो राज्य सूची और दूसरा समवर्ती सूची पर, और समवर्ती सूची पर संसद को भी कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो आप जानते हैं, विधानसभा के प्रति। अविश्वास प्रस्ताव विधानमंडल के किस सदन में लाया जाता है? तो ये विधानसभा में लाया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राज्य विधानमंडल के किस सदन के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो ये विधानसभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, याद रखिएगा। एक और प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में राज्य विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन लगाया गया है? तो ये है अनुच्छेद 211 में। और संसद में चर्चा पर निर्बंधन अनुच्छेद 121 के द्वारा, और राज्य विधानमंडलों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में अनुच्छेद 211 के तहत चर्चा पर निर्बंधन लगाया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो साधारण विधेयक जो है, इसको अनुच्छेद 196 के अंतर्गत किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोई साधारण विधेयक जिसे विधान परिषद ने पारित कर विधानसभा को भेजा है, विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, ऐसा विधेयक समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक कितनी अवधि तक विधान परिषद में पड़े रहने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है? तो विधानसभा के द्वारा पारित कोई भी साधारण विधेयक ये 3 माह तक विधान परिषद में पड़े रहने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है। अगला प्रश्न है, विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर विधान परिषद को भेजा गया साधारण विधेयक कितने समय तक उसके द्वारा पारित न किए जाने पर दोनों सदनों द्वारा पारित किया मान लिया जाएगा? तो विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर कोई विधेयक जो है विधान परिषद को भेजा गया, तो 1 महीने तक विधान परिषद द्वारा पारित न किए जाने पर उसके द्वारा स्वतः पारित मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कुल कितनी अवधि तक अपने पास रोक सकती है? तो ये है 4 माह तक। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है? और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की दिशा में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा, साधारण विधेयक पर गतिरोध की दशा में जो है संयुक्त बैठक प्रावधान नहीं है, क्योंकि राज्यों में किसी विधेयक पर विचार के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगला आइए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 5 अगस्त को राज्यसभा में और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित किया गया। उसके बाद 9 अगस्त 2019 को इस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिली। तो ये उपर्युक्त अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को प्रवर्तन में आया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो प्रावधान लागू किए गए, इस अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसमें एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा पूर्व की तरह अस्तित्व में होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 107 होगी, जिसमें POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर के तहत आने वाली सीटों की संख्या 24 है और परिसीमन के पश्चात उपरोक्त सीटों की संख्या 114 तक बढ़ाई जा सकती है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और जम्मू कश्मीर संघ राज्य में 5 लोकसभा सीटें और 4 राज्यसभा सीटें, लद्दाख में 1 लोकसभा सीट होगी। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक उपराज्यपाल होगा और आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख संघ राज्य के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। और आप जान लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध है जम्मू कश्मीर के बारे में। अगला है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, राज्यों में इसका निर्णय कौन करता है। तो अभी हमने पढ़ा विधानसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में लंबित विधेयक पर विधानसभा के विघटन का क्या प्रभाव होता है। तो यदि विधानसभा ने विधेयक पहले ही पारित कर दिया है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि विधानसभा ने उसे पारित नहीं किया है तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, विधानसभा में लंबित विधेयक पर विधानसभा के विघटन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो विधेयक समाप्त हो जाता है। धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा, धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, न कि विधान परिषद में। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर। धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों के भीतर विधानसभा को वापस लौटा देना चाहिए। तो 14 दिन के भीतर। और अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि यदि विधान परिषद 14 दिन के भीतर धन विधेयक को विधानसभा को वापस नहीं लौटाती तो क्या प्रभाव होगा। तो अगर वो 14 दिन के भीतर नहीं वापस लौटाता है विधान परिषद, तो धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अब आइए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में जानते हैं। दोस्तों 22 मार्च 2021 को लोकसभा में और 24 मार्च 2021 को राज्यसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन बिल 2021 पारित किया गया। ये विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन किया गया है। और नए विधेयक के तहत दिल्ली में सरकार शब्द का जो आशय है वो उपराज्यपाल है। ये विधेयक सुनिश्चित करता है कि दिल्ली में मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाने वाले किसी भी निर्णय को लागू करने के पूर्व उपराज्यपाल से विमर्श करना आवश्यक है। और इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य इसे राजधानी की जरूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना, निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के दायित्वों को परिभाषित करना और विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना है। और आप जान लीजिए कि उक्त संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च 2021 को अनुमोदित किए जाने के बाद प्रभावी हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। वर्तमान में कुल कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी हैं। 8 यूनियन टेरेटरीज में दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान की अनुसूची 1 के तहत कुल कितने प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया था। तो 4 प्रकार के राज्य A, B, C और D प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न है, 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो ये थे न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1956 में। कौन सा संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया था। तो ये था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये जो संविधान संशोधन है ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया था।
अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन के बाद कुल कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे? तो उस समय 14 राज्य और 6 संघ शासित राज्यों के पुनर्गठन के बाद बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किसी संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों का संचालन किसके माध्यम से करता है? तो प्रशासक और उपराज्यपाल यानी एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाता है या करता है। अगला प्रश्न है, किसी सीमावर्ती राज्य के किस पदाधिकारी को किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है? तो राज्यपाल को। दिल्ली के प्रशासक को किस पदनाम से जाना जाता है? तो दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त। और किस राज्य का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक होता है? तो जो पंजाब के राज्यपाल हैं वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के प्रशासक होते हैं। किस संघ राज्य को अभी हाल में दादरा नगर हवेली में मिलाकर एक संघ राज्य बना दिया गया है? तो दादरा और नगर हवेली पहले एक संघ राज्य था, दमन और दीव दूसरा था, लेकिन 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली में दमन और दीव को मिलाकर जो है एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, वो कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? तो ये है एनसीआर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 का संविधान में जोड़ा गया है? तो ये 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का सृजन संसदीय विधि द्वारा किया गया है और किस अनुच्छेद के तहत संसद को इसके लिए शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 239 क के तहत। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेदों के तहत किया गया है? तो दिल्ली के बारे में प्रावधान अनुच्छेद क 239 क और 239 क ख के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 क तथा अनुच्छेद 239 क ख को जोड़ा गया है? तो ये है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दिल्ली का आधिकारिक नाम क्या है? तो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, NCRD, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये दिल्ली का आधिकारिक नाम है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित कर कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए यूनियन टेरिटरीज का जो है निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया? तो ये है 69वां संविधान संशोधन 1991। अगला है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक यानी उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली विधानसभा सदस्य कितने हैं? तो दिल्ली विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 70 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को राज्य सूची में वर्णित किन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार नहीं है? तो लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि, इन पर विधि बनाने का अधिकार दिल्ली की विधानसभा को नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 54 में संशोधन कर इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य बनाया गया? तो ये है 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए जो है उनको सदस्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
अगला प्रश्न है, दिल्ली मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कुल सदस्य संख्या का 10% यानी 7 मंत्री हो सकते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित। अगला प्रश्न है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। और संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के तहत पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? तो ये संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के द्वारा पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। पुडुचेरी विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं पुडुचेरी विधानसभा में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो पुडुचेरी विधानसभा में 30 सदस्य हैं। पुडुचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा सदस्यों को कब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल जो बॉडी है उसमें शामिल किया गया? तो 1992 में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के उपराज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो ये है अनुच्छेद 239 ख के तहत। और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। एक प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप देखिए, विधानसभा के पुनः समवेत होने पर कितने दिनों के बाद अध्यादेश विधानसभा द्वारा अनुमोदित न होने पर समाप्त हो जाता है? तो ये समय सीमा 6 सप्ताह है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम यानी रेगुलेशन बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 240 के तहत। और किस अनुच्छेद के तहत संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 241 के तहत। अगले प्रश्न पर आते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। वो कौन सा एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अपना अलग उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर किस उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को जो है चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र पर अधिकारिता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन है? तो केरल उच्च न्यायालय के। चेन्नई उच्च न्यायालय को किस संघ राज्य क्षेत्र पर भी अधिकारिता है? तो चेन्नई उच्च न्यायालय को पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र पर या उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो मुंबई उच्च न्यायालय के। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय की और पोर्ट ब्लेयर में एक अस्थायी न्यायपीठ है। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2019 को गठित 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय श्रीनगर के अधिकारिता में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो है क्षेत्र शामिल हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। संघीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे चलता है? राज्यों में केंद्र से संघीय संबंध होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के साथ एकात्मकता का संबंध रखते हैं। राज्यों में या जो सामान्य स्टेट हैं उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं केंद्र के अधीन होते हैं और उसके द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करते हैं। राज्यों में राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः स्वायत्तता प्राप्त होती है और राज्य सूची के विषय पर कानून या विधि निर्माण की शक्ति होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज को इन पर कोई स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा देखिए, राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में सभी राज्यों के मध्य समरूपता होती है, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था में सभी यूनियन टेरिटरीज के मध्य समरूपता नहीं है।
राज्यों के राज्यपाल कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, जबकि यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यपालिका के प्रमुख अलग अलग नामों से अभिहित किए जाते हैं, जैसे उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त और प्रशासक। और लास्ट है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि संघ राज्य का राष्ट्रपति के अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में प्रशासक कार्य करता है। तो दोस्तों, ये था राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर नोट्स, जिसमें हमने संक्षेप में महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3 कवर किया और केंद्र राज्य की विधानमंडल और कार्यपालिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका ये भाग यहीं पर समाप्त हो गया है। और आगे के चैप्टर में हम कौन सा अध्याय पढ़ेंगे आपको बता देते हैं। तो आगे के चैप्टर में हम स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, उनको कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।